रिलायंस पावर जिसने पिछले 6 महीने में 61% का रिटर्न दिया और अब इस कंपनी पर 3 साल के लिए बैन लग गया है कि अब ये नेक्स्ट 3 साल तक कोई टेंडर नहीं ले सकती है। और सोचने वाली बात यह है कि कल ही रिलायंस पावर ने खुद को डेट फ्री घोषित कर दिया था। रिलायंस पावर की सब्सिडरी रोजा पावर ने कल 485 करोड़ लोन प्रीपेड किया और डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आज न्यूज आई कि नेक्स्ट 3 साल तक बैन हो गई कंपनी टेंडर से। अब आप भी वही सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, एक तरफ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी तो डेट फ्री हो गई और दूसरी तरफ बैन की कहानी। तो आखिर माजरा क्या है, कहानी क्या है, आगे क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, चूंकि प्रमोटर हैं अनिल अंबानी, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हम पैसा जिस कंपनी में लगा रहे हैं उसके प्रमोटर पर हमें कितना विश्वास है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कंपनी के प्रमोटर अनिल अंबानी जी पर कितना विश्वास है, कितना आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, कमेंट में बताइए। क्योंकि किसी कंपनी में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसमें हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, और हिस्सेदारी हम तभी खरीदते हैं जब हमें कंपनी अच्छी लगती है, उसके फाउंडर अच्छे लगते हैं। तो यहीं से फिर कहानी शुरू होगी और यहीं से एक सोच का नजरिया शुरू होगा। चाहे कंपनी कितनी भी सस्ती हो या कितनी भी अच्छी रेट में मिल रही हो, क्या फाउंडर अच्छे हैं या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिलायंस पावर का चार्ट है आपके सामने, जहां पर सितंबर में न्यूज़ आई थी और लगातार अपर सर्किट लगा था और फिर गिरा। और मैंने एक चीज़ हमेशा आपको सिखाया है कि जब भी किसी स्टॉक में नॉन स्टॉप अपर सर्किट लगता है मैं उससे दूर रहता हूँ। मतलब देखिए, सबकी अपने अपना ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि कई लोगों को लगता है मैं रह गया, या कई लोगों को लगता है अरे 30 का माल 53 तो हो गया। बट मेरा मानना नहीं भैया, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, कंपनी के फंडामेंटल चीज़ें सही हो तो लगाओ, वरना कहीं नहीं जा रहे हो। और शायद यही रीज़न है कि जो सेबी का डेटा कहता है कि 10 में 9 लोग लॉस में हैं, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे शेयर नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, शायद यही रीज़न हो। अब यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है, तो बस मेरा मानना है कि अभी अब हम वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। वहीं पर चूंकि आप लोगों की निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी क्वेरी है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी को कवर करते हैं, जो लगातार हम वीडियो में बताए हैं कि बैंक निफ्टी का ये रेसिस्टेंस लेवल है 52,600 का, जो इसको तोड़ नहीं पाया है। वहीं पर जो इसका सपोर्ट लेवल है, बस सिंपल मान के चलिए 50,350 और 50,150 के करीब का है। ये इसका एक बहुत बड़ा मेजर रेंज है, जहां से आप देख लो कितना अप एंड डाउन का गेम चल रहा है। और बैंक निफ्टी इसी के बीच में घूम रही है। आपको जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कुछ बड़ा गेम नहीं होगा। बड़ा गेम यानी एक बड़ी चाल, ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। अभी क्या हो गया, साइडवेज जोन हो गया। वहीं पर बात करूं निफ्टी के बारे में, जहां पर हमने प्रीवियस में जो सपोर्ट जोन बताया था वो 23,800 के करीब का है, वो होल्ड किया हुआ है। जो रेसिस्टेंस जोन है वो 24,500-550 का है। अगेन जो निफ्टी है वो इस जोन में खड़ी है। कुछ भी करना होगा तो इसके बाहर निकलना होगा, तभी ट्रेंड बनेगा। और उसके बाद 24,750 का लेवल है। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह स्टॉक पे फोकस्ड करिए, स्टॉक में फोकस करिएगा, अच्छा पैसा कमाइएगा। वहीं पर 4 स्क्रीनर हम आपको देने वाले हैं हमारी 10 नवंबर की क्लास में। जो पहली बार देंगे 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। और आज एक स्पेशल डे है लाइव का, जहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस स्पेशल डे के कारण। तो 10 नवंबर की क्लास में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे, जिससे आप बिंदास बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ हैं, जो जॉब पर्सन है, उस स्क्रीनर से क्विकली स्टॉक फिल्टर करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो लॉस बंद, प्रॉफिट शुरू। कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए 9708094321 पे। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही लर्निंग आपको हमेशा सतर्क रखेगी, सावधान रखेगी। और लास्ट में समरी भी बताऊंगा, क्योंकि बिना समरी के आप समझ नहीं सकते हैं, आप अपने मन से भी कुछ भी राय रख सकते हैं। वैसे तो कई बार रिलायंस पावर न्यूज में पाया जाता है, राइट है, तो उस पावर की न्यूज को अगर हम बार बार लाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ अभी की बात करते हैं। तो ये जो कहानी शुरू होती है इस साल जून से शुरू होती है, जब SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रिक्वेस्ट फॉर सिलेक्शन यानी RFC जारी किया, जिसमें 1 गीगावाट सोलर और 2 गीगावाट स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज के लिए बीड मंगाई थी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर अपनी सब्सिडरी महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के थ्रू इन सक्सेसफुल बीडर में शामिल थी, और इन्होंने बैटरी स्टोरेज के लिए अब तक का सबसे लोएस्ट बीड कोट किया, जो था 3.81
रुपीज पर यूनिट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी एक और विनिंग बीट थी, मगर बाद में जब एसईसीआई ने रिलायंस पावर की तरफ से सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन किया तो उन्हें पता चला कि बैंक गारंटी दिया गया था वो फेक था। बैंक गारंटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ये इंश्योर करता है कि अगर कोई डेटर अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाता है तो उसके लायबिलिटीज को मीट किया जाएगा। इसमें बैंक एक गारंटर के तौर पर एक्ट करता है और बेनिफिशियरी को ये प्रॉमिस करता है कि अगर डेटर्स डिफॉल्ट करता है बैंक पेमेंट करेगा। यहां पर जो भी बातें मैं बोल रहा हूं मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, आपके स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है। तो यानी ये मेरी बात नहीं है, जो मीडिया रिपोर्ट है उसकी बात कर रहा हूं। सो रिलायंस पावर ने फिलीपींस के फर्स्ट रैंक बैंक को एक बैंक गारंटी सबमिट किया था और कहा कि ये गारंटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्रांच ने इंडोर्स किया है। पर जब एसबीआई ने इस इंडोर्समेंट को वेरीफाई किया तो पता चला कि ये फेक है और जो ईमेल आईडी sbi.17313@s-bi.co.in यूज की गई थी वो भी असली नहीं है। इसके बाद एसईसीआई को टेंडरिंग प्रोसेस कैंसिल करना पड़ा और अब एसईसीआई ने एक पब्लिक नोटिस के जरिए रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरी को अगली 3 साल तक अपनी किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया। एससीसीआई का कहना है कि फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना टेंडर रूल के खिलाफ है, इसी वजह से ये एक्शन हमें लेना पड़ रहा है। रिलायंस पावर के अगेंस्ट ये एक्शन लेने की एक और वजह ये भी है कि रिलायंस पावर की जिस सब्सिडरी ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनके पेरेंट कंपनी रिलायंस पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। एससीसीआई ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि इस वजह से रिलायंस पावर भी इन सब कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा तो भैया कंपनी का कर्तव्य बनता है कि इसका जवाब दे। जवाब में क्या कहा रिलायंस ने, और अब रिलायंस पावर ने भी इस नोटिस का रिस्पॉन्स में जवाब दिया कि ये इंडोर्समेंट उनके एक थर्ड पार्टी द्वारा अरेंज किया गया था और उन्होंने अपने और अपनी सब्सिडरी की तरफ से इस प्रोसेस में ऑनेस्टी से काम किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि वो खुद इस फ्रॉड और फॉर्जरी और चीटिंग कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनी है और उन्होंने ऑलरेडी इस मामले में अक्टूबर 16, 2024 को दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने कंप्लेंट फाइल की है। इस सिचुएशन का एक बड़ा इंपैक्ट ये है कि अगली 3 सालों तक रिलायंस पावर और इसकी सब्सिडरी किसी भी एसईसीआई टेंडर में शामिल नहीं हो सकेंगी, जो एक बड़े बिजनेस लॉस की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि एसईसीआई जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट के टेंडर इशू करता है, इस फिस्कल में 20 गीगावाट प्रोजेक्ट टेंडर करने की उम्मीद रखता है। यानी बहुत बड़ा मामला है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2028 तक हर साल 50 गीगावाट ग्रीन पावर कैपेसिटी टेंडर करने का टारगेट सेट किया है। आपको तो पता ही होगा। इस बड़े अपॉर्चुनिटी को रिलायंस पावर क्या होगा अब मिस कर सकता है। तो समरी क्या बनी इस न्यूज के बाद? आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया, राइट। शायद और आगे भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट 3 साल तक क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्डर जो एसईसीआई इशू करती है उसमें अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब साफ है कि ऑर्डर नहीं हो पाएंगे तो रेवेन्यू नहीं हो पाएगा, या कंपनी और क्या रास्ता निकालती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी का मामला तो यही दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा है। पहले ही इमेज खराब थी कंपनी के बारे में, जो मैंने कहा कि अगर आप देखोगे तो वहां पर कंपनी खुद कोशिश में थी कि भैया हम अच्छा कर सकें। तो इस इंसिडेंस के बाद फिर से और इमेज क्या होगी, खराब होगी। ऑर्डर मिलना मुश्किल होता है, मार्केट में रेपुटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि रिलायंस पावर ने किसी थर्ड पार्टी को ब्लेम किया है, पुलिस को भी कंप्लेन किया है, तो ये एक अच्छी बात है। यानी फ्यूचर में अगर रिलायंस पावर ये प्रूव कर पाती है कि जो भी फेक डॉक्यूमेंट शामिल हुए थे वो उन्होंने नहीं किए थे, किसी और ने किए थे, तो वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेकर जाएगा, क्योंकि अब कंपनी क्या हो गई, डेट फ्री हो गई। तो वो एक पॉजिटिव है। बट ऑर्डर कहाँ है, तो ये हमें आगे देखना पड़ेगा। ये मामला कैसे निपटता है ये देखना पड़ेगा। तो पूरा मामला रिलायंस पावर और एससीसीआई के बीच है कि भैया ये कहानी ऐसी है। बट यहाँ पर भैया थर्ड पार्टी फ्रॉड का शिकार कौन हुआ है ये देखने वाली बात होगी। बट यहाँ पर जो मेरी समरी आती है बड़ी सिंपल आती है। डायरेक्ट हिट तो है ही है, अब कब क्या कैसे होगा वो किसी को नहीं पता है। किसने सच किया किसने झूठ किया वो किसी को नहीं पता है। एलिगेशन का दौर चालू हो चुका है। बट किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले मेरा बस वीडियो के शुरू में एक ही सवाल था, क्या आप कंपनी पे विश्वास करते हैं, क्या आप कंपनी के प्रमोटर पे विश्वास करते हैं? अगर आपके कंपनी पे प्रमोटर पे विश्वास है तो कहावत है ना कि नाव चलाने वाला डूबते जहाज को भी निकाल के ले जाता है, और अगर
जहाज चलाने वाला अच्छा ना हो तो नॉर्मल जगह भी पानी में नाव डुबा देता है। तो बस कहानी यहीं से उठती है और यहीं पर समाप्त होती है। मेरे अगर आप पूछोगे सर आपको आपका क्या विश्वास है? तो विश्वास मैंने अभी तक अनिल अंबानी की कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है। ये उतना ही बड़ा सच है। इससे ज़्यादा और क्लियर क्या बता सकता हूँ? वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो बस शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।